नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। हमको देखना है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। तो देखो बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एक तो डिपेंड करेगी शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स से हमारा मीनिंग है कि जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना, या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। राइट, बात समझ में आ रही है क्या? सबसे ज्यादा जो स्प्लिटिंग होती है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में होती है। अगर हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग पढ़ें, मैंने आपको पढ़ा रखी है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जब हम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कराते थे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कराते हैं तो क्या होता था बेटा? डी वाई जेड डी जेड एक्स नीचे होता था, फिर होता था आपके पास डी जेड स्क्वायर, फिर होता था डी एक्स वाई, और फिर आपके पास होता था डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप बताइए सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग हुई कि नहीं हुई? अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ये तो है स्क्वायर प्लेनर की, ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो नीचे तो है बेटा उसमें T2G और ऊपर है EG। तो देखो इसमें स्प्लिटिंग कम हुई, 2 ही सेक्शन बने, इसमें 1 2 3 4 सेक्शन बने, तो इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा हुई। स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग ज्यादा हुई, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कम हुई। समझ में आई क्या बात? अब ऐसे टेट्राहेड्रल में देखे तो, टेट्राहेड्रल में बेटा EG नीचे था और T2G ऊपर था। अब इसमें भी जितने सेगमेंट में ये डिवाइड हुआ उतने सेगमेंट में ये डिवाइड है। तो चलो ठीक है सर, स्क्वायर प्लेनर में तो समझ में आता है कि स्प्लिटिंग ज्यादा हुई। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एनर्जी के लेवल बने। यहां तो 2 ही एनर्जी के लेवल है, ऑक्टाहेड्रल में T2G और EG, टेट्राहेड्रल में EG और T2G, इसमें भी 2 ही लेवल है। लेकिन बेटा ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता होगा? 6। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा? 4। तो नंबर ऑफ लिगेंड जब ज्यादा अप्रोच करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ऑक्टाहेड्रल में, तो नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं, ज्यादा लिगेंड अप्रोच करेंगे, उस केस में स्प्लिटिंग होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसलिए ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल से ज्यादा हो जाती है। किसकी वजह से? ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्टाहेड्रल में ड्यू टू मोर नंबर ऑफ लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है ऑक्टाहेड्रल का। राइट, इसमें नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा हो सकते हैं। राइट, और टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। तो लिगेंड अगर इसमें 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसमें 4 मोनोडेंटेड, तो 6 मोनोडेंटेड लिगेंड जब डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करने जाएंगे तो स्प्लिटिंग ज्यादा करेंगे, 4 जाएंगे तो स्प्लिटिंग कम हो। हाँ, सेगमेंट दोनों में 2 है, ये बात बिल्कुल सही है। अरे बोलो। और स्क्वायर प्लेनर में कितने सेगमेंट है? 1 2 3 4, इसमें तो 4 एनर्जी लेवल है। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें हुई? स्क्वायर प्लेनर में। फिर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में सेगमेंट वाइज तो सेम है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा होंगे, इसलिए वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, नंबर ऑफ लिगेंड ज्यादा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो वहां स्प्लिटिंग होने का चांस ज्यादा। तो हमने देखा स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा, फिर ऑक्टाहेड्रल में, और सबसे कम टेट्राहेड्रल में। स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग है, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से 1.3 ज्यादा होती है, इंटू 1.3 है, उससे उसका 1.3 गुना ज्यादा होती है। ऐसे ही बेटा ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल से 9/4 ज्यादा होती है। एक पॉइंट तो ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स कौन सा बन रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि CFSE कितनी आएगी। कॉम्प्लेक्स की नेचर पे डिपेंड करता है कि टेट्राहेड्रल बन रहा है कि ऑक्टाहेड्रल बन रहा है कि स्क्वायर प्लेनर बन रहा है। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, वीक फील्ड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है और पेयरिंग एनर्जी कम होती है। वीक फील्ड की स्प्लिटिंग कम होती है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है। तो हमने सीख रखा है, पहले भी बता रखा है कि स्ट्रॉन्ग फील्डिंग में स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है। राइट, ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट, चार्ज ऑन CMA। अब इसमें CMA पे कितना चार्ज आएगा? CN का ऊपर चार्ज होता है -1, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल्स टू -3। तो इसमें x का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बेटा +3, यहां x का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसका बेटा +2। अब इसका ऑक्सीडेशन +3 आ रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन +2 आ रहा है। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 आ रहा है, इसका +2 आ रहा है, तो ये नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल ज्यादा मिलेंगे किसके अंदर? Fe
3 के अंदर Fe में जब +3 होगा तो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल बढ़ जाएगा, जबकि Fe +2 होगा तो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल कम होंगे। अगर वैकेंट ऑर्बिटल, अरे भाई जितना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑर्बिटल उतने ज्यादा खाली मिलेंगे, और जितने ऑर्बिटल ज्यादा खाली मिलेंगे तो लिगेंड की अप्रोच ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। समझ में आती है? बट सिंपल सा कंसेप्ट, डी ऑर्बिटल जितने ज्यादा वैकेंट होंगे स्प्लिटिंग होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा, राइट। अब डी ऑर्बिटल ज्यादा वैकेंट कम मिलेंगे, खाली कम मिलेंगे, एम्प्टी कम मिलेंगे, जब भैया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एम्प्टी ऑर्बिटल मिलने का चांस उतना ज्यादा, वैकेंट ऑर्बिटल मिलने का चांस उतना ज्यादा, और लिगेंड की अप्रोच भी ज्यादा। तो स्प्लिटिंग कब ज्यादा होगी? जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। कर लेंगे सीएमए पे पॉजिटिव चार्ज। अगला नेचर ऑफ सीएमए, सीएमए के नेचर पे डिपेंड करता है कि सीएमए 3D सीरीज का है, 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का। हमने आपको बता रखा है कि 4D और 5D सीरीज के जो सीएमए होते हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इन 4D 5D की बात कर रहा हूं। 4D और 5D सीरीज के जो सीएमए होते हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और सीएमए आपका 4D 5D सीरीज का, तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है और सीएमए आपका 4D 5D सीरीज का है, तो हाइब्रिडाइजेशन DsP3 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सीएमए आपका 4D 5D सीरीज का है, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sP3 आएगा। इनर डी पार्टिसिपेट कर जाता है उसके अंदर। अरे बोलो, ये हमने आपको सिखा रखा है। जबकि 3D सीरीज में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं और आउटर भी बनते हैं, 3D में तो दोनों बनते हैं। तो 4D 5D सीरीज का अगर सीएमए आता है 4D और 5D सीरीज का सीएमए आता है, उस टाइम क्या होगा बेटा? स्प्लिटिंग ज्यादा होती है 4D 5D के टाइम में। 4D और 5D सीरीज वाले सीएमए वाले 4D 5D सीरीज का जो सीएमए होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किस केस में बनेगा? जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होती है उस टाइम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। और 4D 5D सीरीज वालों का जेड इफेक्टिव भी ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? जेड इफेक्टिव। जिनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, वहां स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है क्या? तो भाई हमने देखा कि 3D 4D 5D, तो अगर 4D 5D सीरीज का सीएमए है तो वहां स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा आएगी। तो ये 4 फैक्टर है। कॉम्प्लेक्स की शेप पे डिपेंड करता है, लिगेंड की नेचर कौन सी है, सीएमए पे चार्ज कितना है, और सीएमए का नेचर कौन सा है, सीएमए कौन सी सीरीज का है। सीएमए 4D 5D सीरीज का है तो उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी क्योंकि वह इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब आ जाओ फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ सीएमए, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से फैक्टर है जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को समझाएंगे अपने को? जरा देखना, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो एक तो सीधा सा कंसेप्ट है कि जितनी CFSC रिलीज होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी, ये CFSC जितनी ज्यादा रिलीज होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा CFSC के। तो जिसकी CFSC ज्यादा आएगी उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी ज्यादा आएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSC। पहला फैक्टर तो ये कर दोगे। दूसरा फैक्टर, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी चार्ज पे डिपेंड करती है। किसके चार्ज पे? चार्ज ऑफ सीएमए। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो है किस पे डिपेंड करती है? सीएमए के चार्ज पे डिपेंड करती है। अब सीएमए पे मान लो एक तो +2 हो और एक सीएमए पे +3 हो, तो जिसमें सीएमए पे +3 होगा, जिस सीएमए पे +3 होगा, चार्ज ज्यादा होगा, तो उसमें वैकेंट ऑर्बिटल मिलने का चांस ज्यादा है, वहां स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो CFSC ज्यादा आएगी, और CFSC ज्यादा आएगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। सीधी सी बात है भाई, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? CFSC के। और अब हम क्या कह रहे हैं कि सीएमए पे जितना प्लस आएगा, तो सीएमए पे प्लस आएगा तो ये तो अच्छी बात है। सीएमए पे अगर प्लस ज्यादा आएगा, है ना, तो सीएमए पे प्लस ज्यादा आएगा, इसका मतलब उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। वेकेंट ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, वैकेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वैकेंट की संभावना ज्यादा है, तो लिगेंड की अप्रोच ज्यादा रहेगी। लिगेंड की अप्रोच ज्यादा होगी तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो CFSC ज्यादा, CFSC इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। सीधा सा कंसेप्ट है। अच्छा, दूसरा, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सीएमए। सीएमए के साइज पे भी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपको तो पता ही है
चार्ज और साइज खुद एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई मेरे से पूछे Fe+2 और Fe+3, इसमें से साइज किसका है भाई, इसका साइज छोटा होगा और इसका साइज बड़ा होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है साइज उतना ही कम होता है, और जितना पॉजिटिव होता है उतना ही Z इफेक्टिव ज्यादा होता है। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज तो छोटा होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। हम 45D वालों की स्प्लिटिंग ज्यादा बताते हैं, उसका रीजन क्या है, Z इफेक्टिव। अब हम क्या कह रहे हैं भाई, जिसके ऊपर प्लस ज्यादा होगा एक तो उसका साइज छोटा होगा और उसका Z इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होता है। अब Z इफेक्टिव ज्यादा है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, CFSE इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने देखा कि अगर इसका CMA का साइज डिक्रीज हो जाएगा तो कौन इंक्रीज हो जाएगा, Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो स्प्लिटिंग इंक्रीज हो जाती है, और स्प्लिटिंग इंक्रीज होगी तो CFSE बढ़ेगा, CFSE बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो साइज जितना कम होगा स्टेबिलिटी के लिए उतना अच्छा है। CMA का साइज छोटा होना चाहिए और CMA पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए। CMA पे पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा मिले और CMA साइज में छोटे से छोटा मिले तो वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर जब CMA पे चार्ज ज्यादा होता है और CMA का साइज छोटा होता है उस समय CFSE ज्यादा रिलीज होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। क्लियर। अगला फैक्टर है बेटा चिलेटिंग इफेक्ट। चिलेटिंग इफेक्ट क्या कहता है कि जो बाइडेंटेड लिगेंड है या ट्राइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड लिगेंड है, वो क्या करते हैं, CMA के साथ चिलेट रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, चिलेट रिंग का। जैसे बाइडेंटेड लिगेंड है अपने पास बेटा, इथाइलिन डाइअमीन है, मान लो अपने पास एक बाइडेंटेड लिगेंड है बेटा, इथाइलिन डाइअमीन। अब ये जब सेंट्रल मेटल एटम से मिलेगा तो देखो इसमें दो डोनर है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, एक डोनर ये हो गया, एक डोनर ये रहा, दो डोनर है इसमें बाइडेंटेड लिगेंड, तो एक चिलेट रिंग बना दिया इसने। और जब चिलेशन होता है तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिससे सिस्टम में से एनर्जी का लॉस हो जाता है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल में से एनर्जी का लॉस हो जाता है, इससे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। चिलेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, चिलेशन से एनर्जी बाहर जाती है जिससे सिस्टम में एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है और उस सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। राइट, क्लियर है क्या। चिलेशन से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो जिसमें चिलेशन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब मोनोडेंटेड लिगेंड तो चिलेट रिंग बना नहीं सकते। जैसे मेरे पास ये सेंट्रल मेटल एटम है तो H2O तो बेचारा अपना लोन पेयर देके अटैक कर देगा, ये डोनर और ये रिसीवर, लेकिन कोई चिलेट रिंग नहीं बनी क्योंकि कौन सा लिगेंड है बेटा, मोनोडेंटेड लिगेंड। चिलेट रिंग कब बनेगी, जब बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंटेड लिगेंड होंगे। तो ये जो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं वो CMA के साथ चिलेशन करते हैं, उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब जरा देखो यहां पर सारे के सारे NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड है, यहां 4 तो मोनोडेंटेड है, एक EN लगा हुआ है, इथाइलिन डाइअमीन, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। इसमें 2 मोनोडेंटेड है और 2 बाइडेंटेड है, इथाइलिन डाइअमीन बाइडेंटेड लिगेंड, 2 बाइडेंटेड लिगेंड है, इसमें 3 बाइडेंटेड लिगेंड है। तो जितने ज्यादा बाइडेंटेड लिगेंड होंगे चिलेशन उतना ज्यादा होगा, रिंग उतनी ज्यादा बनेंगे, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आएगी। तो ये ऑर्डर बन जाएगा बेटा इनका, ये उससे ज्यादा, ये फिर ये उससे ज्यादा और ये सबसे ज्यादा। ये मिनिमम स्टेबल है और ये मैक्सिमम स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। कर लोगे। अगला फैक्टर क्या है, बेसिक नेचर ऑफ द लिगेंड। लिगेंड की बेसिक नेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बेटा, लिगेंड की बेसिक नेचर पे डिपेंड करती है। अब लिगेंड की बेसिक नेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, देखो जैसे I- Br-, Cl-, F-। अगर हम साइज की बात करें तो F का साइज सबसे छोटा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। आयोडीन साइज में सबसे बड़ा है, F साइज में सबसे छोटा। ये बिग साइज का है, ये स्मॉल साइज, ये सबसे छोटे साइज का है, साइज सबसे छोटा। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेटा Q/R। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, Q/R। तो 4 तो सब में कितना है, -1 है। अरे बोलो 4 तो सब में क्या है, -1। Q की वैल्यू तो सब में -1 हो गई। अब F जो है साइज में सबसे छोटा है, 4 सबके लिए सेम है, Q सबके लिए सेम है, लेकिन जो R है बेटा, जो रेडियस है वो वेरिएबल है, इसका साइज छोटा, तो इसका साइज अगर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो हमने देखा F- का साइज सबसे छोटा, इसका साइज सबसे छोटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा।
और हमने सुना है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा बेसिक नेचर का हो जाएगा। अरे बोलो भाई, बेसिक, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो बेसिक नेचर का होगा, यानी कि वो अच्छा लिगेंड बनेगा। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, कौन सा लिगेंड अच्छा होगा बेटा? जिसके अंदर बेसिक करैक्टर ज्यादा होंगे। कौन सा लिगेंड अच्छा होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा बनेगा? जिसमें बेसिक करैक्टर ज्यादा हो, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा हो। लिगेंड का काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, किसको? सीएमए को। जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं तभी तो आप लिगेंड बोले जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करोगे बेटा? जब आपके अंदर बेसिक करैक्टर होगा। बेसिक करैक्टर कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना सीएमए को। इलेक्ट्रॉन डोनेट कब करेगा? जब उसमें बेसिक करैक्टर होगा। बेसिक करैक्टर कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो हम कह रहे हैं F- का साइज सबसे छोटा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उसके बेसिक करैक्टर ज्यादा है, तो अपन कहेंगे F- इज बेटर लिगेंड देन I-। F- की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो F- जो है जब CMA से मिलेगा तो ज्यादा बेटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। किसकी कंपैरिजन में? I- की कंपैरिजन में। F- का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बेसिक करैक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर ज्यादा है, अच्छा लिगेंड का काम करेगा। तो F- और I- में से F- बेटर लिगेंड होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इसलिए बेटर लिगेंड है, राइट। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा है उसकी, इसलिए बेटर लिगेंड है, राइट। तो F- जब लिगेंड का काम करेगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी I- जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा उससे बेटर आएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, कैलकुलेट CFS। CFSC कैलकुलेट करने का तरीका। ऑक्टाहेड्रल में तो हम कैलकुलेट कैसे करते थे? ऑक्टाहेड्रल में CFSC निकालते थे -0.4x प्लस 0.6y। और टेट्राहेड्रल में कैसे निकालते थे बेटा? -0.6x प्लस 0.4y, राइट। ऑक्टाहेड्रल में CFSC निकालने का फॉर्मूला है -0.4x प्लस 0.6y। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSC निकालने का फॉर्मूला है -0.6x प्लस 0.4y। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल में x का मीनिंग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और y का मतलब है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, ठीक है। ऐसे ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में x का मीनिंग है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, इसका उल्टा है। y का मतलब है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। भाई ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे होता है, EG ऊपर होता है। टेट्राहेड्रल में उसका उल्टा होता है, EG नीचे होता है, T2G ऊपर होता है। तो हमने क्या देखा? ऑक्टाहेड्रल में CFSC निकालने का फॉर्मूला है -0.4x प्लस 0.6y। x क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। y क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। अब टेट्राहेड्रल में इसका उल्टा है, x क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, और y हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। इन दो फॉर्मूले के अलावा अगर मेरे को ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में CFSC निकालनी हो बेटा तो फिर मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे बेटा CFSC? इनके अलावा बात कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में इस फॉर्मूले के अलावा अपन CFSC कैसे निकालें? ये अपने पास 5d ऑर्बिटल है। अब इनमें स्प्लिटिंग हुई, मान लो इनमें स्प्लिटिंग करा दी अपन ने, ये T2G और ये EG। तो इनका जो गैप है इसको अपन डेल्टा लिखते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, राइट।
क्या लिखते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लिखते हैं। अब इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो डेल्टा ई के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? डेल्टा ई के। ई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एच म्यू अपॉन लैम्बडा होता है भाई। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो ई इज इक्वल टू एच म्यू होती है। अच्छा, ई इज इक्वल टू होता है एच म्यू, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा एच इंटू सी अपॉन लैम्बडा। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो जो रेडिएशंस आती है वो छोटे छोटे पैकेट्स में, भाई ऊपर से लाइट्स में जो रेडिएशंस आ रही है वो छोटे छोटे पैकेट्स में आती हैं, जिनको अपन क्वांटाइज फोटोन बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बढ़ाते हैं। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू एच म्यू होता है, राइट। और ऐसे ही बेटा म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लैम्बडा। तो हमने क्या कहा कि लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल और हायर एनर्जी के ऑर्बिटल, इन दोनों का जो एनर्जी गैप है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, और उसको निकालने का फॉर्मूला ई इज इक्वल टू एच म्यू होगा। और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लैम्बडा होता है। ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा रखा। अरे बोलो भाई, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और हायर एनर्जी ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच म्यू। म्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्बडा। एच क्या है बेटा? प्लांक कांस्टेंट। एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻² की पावर -34 जूल सेकेंड, और एक वैल्यू होती है 0.0625 इंटू 10⁻² की पावर -27 अर्ग पर सेकेंड। जूल में भी लिख सकते हो, अर्ग में भी लिख सकते हो। ये एच की वैल्यू है। सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻² की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यह है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। एच क्या है बेटा? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक नियतांक होता है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू हो गई। सी की वैल्यू फिक्स है 3 इंटू 10⁻² की पावर 8। अगर वो हमको लैम्बडा बता दे, केवल लैम्बडा क्या है बेटा? वेवलेंथ। वो अगर हमें वेवलेंथ बता दे, लैम्बडा की वैल्यू बता दे, तो हम उसके लिए क्या निकालेंगे? ई। और जो ई आएगा वही क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है। क्या है बेटा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इस तरीके से अपन CFSE निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। अब देखो बेटा, अपने को एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसने अपने को क्वेश्चन दिया कि TiS2O होल 6 + 3 एब्जॉर्ब 498 पिकोमीटर नैनोमीटर, 498 नैनोमीटर वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है? उसने बोला कि कॉम्प्लेक्स है जो 498 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ है इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। तो आपको बताना है बेटा, कैलकुलेट CFSE, कैलकुलेट CFSE फॉर 1 आयन एंड मोल पर आयन। एक आयन की भी बतानी है और एक मोल की भी बतानी है, राइट। एक आयन की CFSE कितनी होगी और एक मोल आयन की CFSE कितनी होगी? फॉर 1 मोल, ऐसे लिख देता हूं, फॉर 1 मोल आयन। ठीक है भाई। तो यहां पर आयन कौन है बेटा? टाइटेनियम +3 आयन है यहां पे। वो ये क्या कह रहा है, इसमें Ti का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बेटा +3। वो कह रहा है TiS2O होल 6 + 3 कॉम्प्लेक्स है जो 498 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो आपको इस कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE कैलकुलेट करनी है, उसके Ti+3 आयन की, 1 आयन, एक आयन के लिए Ti+3 आयन की CFSE निकालनी है। और फिर कह रहा है अगर ये 1 मोल होते तो कितनी होती CFSE? भाई पहले एक आयन की निकाल लेते फिर 1 मोल की बात कर लेंगे। तो E = क्या होता है बेटा? SC/λ। H क्या है बेटा? 6.625 इंटू 10⁻² की पावर -34 इंटू ये 3 इंटू 10⁻² की पावर 8। लैम्बडा कितना दिया है बेटा? 498 Nm, नैनोमीटर में दिया है। किस में दिया है? नैनोमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -9। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो आएगा 3.99 इंटू 10⁻² की पावर -19 जूल पर आयन।
एक आयन की आ जाएगी इतने जूल। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने जूल में निकाल लिया। कर लो। अरे ये तो गुणा भाग है, आपको ही करना है, मैं क्या करूंगा इसमें, कर लेंगे। उसने अपने को बोला कि एक कॉम्प्लेक्स है जो 498 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो एक आयन की CFSC कितनी होगी। आयन की CFSC निकालें तो Hc/λ, H की वैल्यू हम जानते हैं, C की वैल्यू भी हम जानते हैं, लैम्डा उसने हमें दे रखा था, तो इन वैल्यूज को पुट किया, आंसर निकाल लिया। ये कितने आयन की CFSC आई है, एक आयन की। आपसे कितने की पूछी है, 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए निकालनी है, तो इस वैल्यू को 3.99 इंटू 10⁻⁹ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। Na क्या है, आवागाद्रो नंबर, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आवागाद्रो नंबर, तो फिर ये 1 मोल के लिए आ जाएगी। भाई 1 मोल इक्वल्स टू होता है आवागाद्रो नंबर, राइट। तो एक आयन की CFSC अपने पास आ गई, 1 मोल आयन की CFSC निकालनी है बेटा, तो उसको आवागाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बेटा नेक्स्ट है बेटा कलर इन कोऑर्डिनेशन, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर शो करने की पहली कंडीशन है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट। क्या होना चाहिए बेटा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर शो करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरी बात हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर वो कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर से, कॉम्प्लेक्स में से हम विजिबल रीजन की वेवलेंथ को पास करें, राइट। हम क्या करें, जो वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दिया गया उसमें विजिबल रीजन की, विजिबल जो रीजन होता है उसकी किसी भी वेवलेंथ को इसमें से पास करें, तो पास करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहां मूव करना चाहिए, लो एनर्जी ऑर्बिटल से किस में मूव करना चाहिए, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में मूव करना चाहिए। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डी ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे, डी ट्रांजिशन। हमने क्या बोला कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड के कलर शो करने की कंडीशन है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और उस कॉम्प्लेक्स में से जब विजिबल रीजन की वेवलेंथ को पास करें तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से किस में मूव करना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में मूव करना चाहिए। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डी ट्रांजिशन। अगर ये दोनों बात हो गई तो कंपाउंड कलर शो करेगा, राइट। अगर उस कॉम्प्लेक्स ने विजिबल रीजन की किसी भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं किया तो वो कंपाउंड कलरलेस होगा, राइट। किसी कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसने विजिबल रीजन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया और अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में मूव कराया, तो इस प्रोसेस को डी ट्रांजिशन बोलेंगे और कंपाउंड क्या हो जाएगा, कलर्ड। अगर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं किया तो अपन बोलेंगे वो कलरलेस होगा। और ऐसा हुआ कि उस कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और उस कॉम्प्लेक्स ने विजिबल रीजन की जितनी भी वेवलेंथ थी, उस विजिबल रीजन में जितनी भी वेवलेंथ थी, सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। डिफरेंट वेवलेंथ थी, सबको एब्जॉर्ब कर गया वो कॉम्प्लेक्स। तो उसी सिचुएशन में तो वो कैसे कलर का दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। वो कंपाउंड कैसा दिखेगा, ब्लैक। वापस रिपीट कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर्ड होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और उस कॉम्प्लेक्स में से विजिबल रीजन की वेवलेंथ को पास करने पर उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में मूव करना चाहिए। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डी ट्रांजिशन बोलेंगे।
राइट। और उसने अगर सारी की सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया तो कलर कैसा आएगा, ब्लैक आएगा। एक एग्जांपल देखो, TiS2O होल 6 प्लस 3। अब TiS2O होल 6 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बेटा +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटा +3। टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम 22, आर्गन 3d2 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन टाइटेनियम कौन सा है बेटा अपने पास +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो ये हो जाएगा Ar 3d2 4s0 सॉरी 3d1 4s0। 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से चले जाएंगे, एक d से चला जाएगा तो आपके पास आएगा Ar 3d1 4s0। अब बेटा जरा बताओ S2O कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। अरे बोलो कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। और हमने देखा बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या जाना चाहिए, sp3d2 आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन sp3d2 ना आके क्या आएगा बेटा d2sp3 आएगा। उसका रीजन क्या है कि d में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अंदर वाला d खाली पड़ा है, d वैकेंट पड़ा है भैया। d के अंदर, अरे भाई d 5 होते हैं, d में 5 ऑर्बिटल है, d में इलेक्ट्रॉन तो एक ही है तो अंदर वाले d खाली बैठे हैं। अंदर वाले जो d है, इनर d है बेटा वो वैकेंट अवेलेबल है, एम्प्टी अवेलेबल है अंदर वाले d, इसलिए d में अंदर वाले पार्टिसिपेट करेंगे। इनर d ऑर्बिटल वैकेंट है, इनर d ये वाला d वैकेंट है, इसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन है भाई, तो अंदर वाले d खाली पड़े हैं तो वही पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बनेगा d2sp3। तो d2sp3 बनेगा और स्ट्रक्चर क्या बनेगी, कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नीचे तो क्या होगा T2G और ऊपर क्या होता है बेटा Eg। नीचे क्या होता है T2G और ऊपर क्या होता है Eg। इलेक्ट्रॉन कितना है, एक, तो T2G में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसको सनलाइट दोगे तो T2G का इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर जाएगा, Eg में। भैया 3d1 है तो d में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी किस में होगा, T2G में होगा। d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, T2G नीचे मिलेगा, Eg ऊपर है। एक ही इलेक्ट्रॉन है d1, वो भी किस में है, T2G में। जब इसको सनलाइट दी जाएगी, विजिबल रीजन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा T2G से किस में, Eg में। तो T2G में एक भी नहीं होगा, Eg में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर को अपन क्या बोलेंगे बेटा, dd ट्रांजिशन बोलेंगे। तो जो कॉम्प्लेक्स इस प्रोसीजर से पास हो जाएगा वो कंपाउंड क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, जिसमें dd ट्रांजिशन हो जाए। तो हमने बताया कि लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर जाएगा, हायर। T2G की एनर्जी कम होती है, Eg की एनर्जी ज्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल में, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में मूव कर जाता है। इस प्रोसेस को dd ट्रांजिशन बोलते हैं और कंपाउंड कलर शो कर देता है। ठीक। अब मान लो किसी कॉम्प्लेक्स के पास H2O एज ए लिगेंड प्रेजेंट है, H2O एज ए लिगेंड है, CH2O होल 6 Cl3, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें H2O एज ए लिगेंड प्रेजेंट है बेटा। अरे है क्या, H2O एज ए लिगेंड प्रेजेंट है और उसको अगर आपने कॉम्प्लेक्स को हीट कर दिया, तो अगर इस कॉम्प्लेक्स को मैं हीट करूं तो ये H2O मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फिर बनेगा TiCl3 प्लस 6H2O बनेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स था TiS2O होल 6 Cl3। इस कॉम्प्लेक्स में H2O जो है एज ए लिगेंड अवेलेबल था, लेकिन जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा तो यहां से डिहाइड्रेशन होगा और ये H2O मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये पहले क्या था, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये था TiS2O होल 6 प्लस 3Cl माइनस था ये। अरे बोलो भाई, इसको ब्रेक करें तो TiS2 होल 6 प्लस 3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोर्ड पे जो केस बनाया था वो यही केस था। ये कंपाउंड कलर्ड आ रहा था, किसकी वजह से, dd ट्रांजिशन की वजह से। अब इसमें से आपने लिगेंड ही हटा दिया, H2 लिगेंड था और ये कलर्ड भी आ रहा था dd ट्रांजिशन की वजह से। अब जब आप इसको हीट देंगे तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से H2O बाहर हो गया, तो जो नया कंपाउंड बनेगा वो कलरलेस होता है। तो हमने क्या देखा कि H2O एज ए लिगेंड प्रेजेंट हो और वो कंपाउंड कलर्ड हो dd ट्रांजिशन की वजह से, और हमने उस कॉम्प्लेक्स को हीट कर दिया तो वो लिगेंड वहां से चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड था अब बाहर हो जाएगा डिहाइड्रेशन की वजह से टेम्परेचर देने पे। तो ऐसे केस में जो नया कंपाउंड बन के आता है वो कलरलेस आता है। और बेटा कलर का सिंपल सा लॉजिक है,
लॉजिक क्या है कलर का, जरा देखो, कलर का लॉजिक ये है, ऐसे बना लोगे, वापस से बनाओ, देखो ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ठीक है। वी आई विबग्योर, ये हो गया विबग्योर। क्या हो गया बेटा, विबग्योर हो जाएगा। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red। V for violet, I for indigo, कलर के टाइप है ये, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर उसने जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, कॉम्प्लेक्स के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, उसने डी ट्रांजिशन किया, और जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की वो अगर बेटा वो रेडिएशन जिस वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब किया वो अगर वॉयलेट या इंडिगो कलर की है, तो वो कंपाउंड जब कलर शो करेगा तो खुद का कैसा शो करेगा, येलो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स ने, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था, उसने डी ट्रांजिशन कर लिया और उसने अगर ब्लू कलर को एब्जॉर्ब किया, ब्लू कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, तो आपको जो कलर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ऑरेंज मिलेगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के पास, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, किसी कॉम्प्लेक्स के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसने डी ट्रांजिशन भी कर लिया, और उसने जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, डी ट्रांजिशन कब होता है, जब वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वेवलेंथ को जब एब्जॉर्ब किया, वो अगर रेड थी, वो अगर रेड थी, तो जो आपको कलर मिलेगा वो मिलेगा ग्रीन। तो हमें वो जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है उसका जो कलर होता है वो नहीं मिलता कभी भी, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलता है। क्या मिलता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलता है। वो कलर नहीं मिलता हमें जो एब्जॉर्ब होता है। जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, जिस कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया जाता है डी ट्रांजिशन में, वो हमें नहीं मिलेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलेगा। वॉयलेट या इंडिगो, जब जैसे भाई डी ट्रांजिशन कब होगा, जब उस कॉम्प्लेक्स में से विजिबल रेंज की वेवलेंथ को पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर में जाएगा। तो विजिबल रेंज की जब वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, वो अगर वॉयलेट या इंडिगो थी तो कलर मिलेगा येलो, ब्लू थी तो कलर मिलेगा ऑरेंज, रेड थी तो कलर मिलेगा ग्रीन। ये आपका कलर का लॉजिक हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो बेटा इसको लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं।